स्वाति, तुम्हारी नौकरी का क्या फ़ायदा जब तुम घर के काम के लिए वक्त ही नहीं निकाल सकती। अब नौकरी छोड़ दो और घर परिवार पर ध्यान दो। शाम की चाय पीते हुए सास यशोदा देवी ने अपनी बहू स्वाति से स्पष्ट शब्दों में कह दिया। स्वाति ने एक पल के लिए चाय का कप मेज पर रखा। उसने पिछले 3 सालों से अपने बैंक की नौकरी और घर के काम के बीच संतुलन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह रोज़ सुबह 6 बजे उठकर पूरे परिवार के लिए खाना बनाती, फिर 9 बजे दफ्तर जाती और शाम को लौटकर दोबारा रसोई में लग जाती। उसने शांत स्वर में पूछा, माँ जी, अचानक क्या हुआ? मुझसे घर के किसी काम में कोई भूल हो गई क्या? यशोदा देवी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, भूल की बात नहीं है। अब जेठानी जी का बच्चा होने वाला है, घर में देखभाल की ज़रूरत है। वैसे भी तुम्हारे पति अजय की कमाई पूरे घर के लिए बहुत है। तुम्हें 4 पैसे कमाने की क्या लाचारी है? तभी स्वाति के पति अजय ने भी कमरे में प्रवेश किया। माँ की बात सुनकर उसने स्वाति से कहा, स्वाति, माँ गलत तो नहीं कह रही है। जब मेरी सैलरी से घर आराम से चल रहा है तो तुम्हें सुबह सुबह भाग दौड़ करने की क्या ज़रूरत है? त्याग करना सीखो, तभी परिवार जुड़ता है। अजय की बात सुनकर स्वाति को गहरा सदमा लगा। उसने अजय की तरफ देखा और बोली, अजय, यह बात केवल 4 पैसों की नहीं है, यह मेरी पहचान और मेरी कड़ी मेहनत की बात है। मैं घर की जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटी, लेकिन मेरी नौकरी छुड़वा देना कोई समाधान नहीं है। अगले ही दिन से घर का माहौल एकदम बदल गया। यशोदा देवी और जेठानी ने स्वाति से सीधे मुंह बात करना बंद कर दिया। हर बात में उसे यह एहसास कराया जाता कि वह एक स्वार्थी बहू है जो सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचती है। तनाव तब और बढ़ गया जब एक दिन अजय ने स्वाति के सामने शर्त रख दी, या तो तुम अपनी मर्जी से इस्तीफा दो या फिर यह मान लो कि तुम्हारे लिए इस परिवार से बढ़कर तुम्हारी नौकरी है। स्वाति रात भर जागती रही। उसने सोचा कि क्या किसी महिला का अपने स्वाभिमान और करियर को चुनना गलत है। उसने हमेशा परिवार को प्राथमिकता दी थी, लेकिन परिवार उससे उसकी पहचान छीनना चाहता था। अगली सुबह स्वाति ने अजय और अपनी सास को एक साथ बिठाया। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सा ठहराव था। उसने कहा, माँ जी, अजय, मैंने फैसला कर लिया है, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। यशोदा देवी गुस्से से लाल हो गईं। तो तुम परिवार से बगावत कर रही हो? स्वाति ने नम्रता से लेकिन दृढ़ होकर जवाब दिया, नहीं माँ जी, यह बगावत नहीं है, यह अपनी पहचान को बचाने की कोशिश है। मैं सुबह का और रात का काम पहले ही तरह ही करूँगी, घर के खर्च में अपना योगदान भी दूंगी। जेठानी जी की देखभाल के लिए एक सहायिका का खर्च भी अपनी सैलरी से उठाऊंगी, लेकिन अपनी नौकरी छोड़कर मैं अपनी वर्षों की मेहनत को ख़त्म नहीं होने दूंगी। अजय स्वाति के इस आत्मविश्वास और ठोस समाधान को देखता रह गया। उसे समझ आया कि स्वाति जिम्मेदारियों से भाग नहीं रही है, बल्कि वह अपने आत्मसम्मान से समझौता करने को तैयार नहीं है। अजय ने माँ की तरफ देखा और कहा,
माँ, स्वाति सही कह रही है। अगर वह घर की जिम्मेदारी उठाने के साथ साथ अपनी काबिलियत साबित कर रही है तो हमें उसकी ताकत बनना कमज़ोरी नहीं। सावित्री देवी के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। स्वाति ने अपनी नौकरी जारी रखी और परिवार की मदद भी की। समय के साथ घर के लोगों को एहसास हुआ कि एक औरत का स्वावलंबी होना परिवार के लिए गर्व की बात है, कोई कमी नहीं। स्वाति के इस कड़े लेकिन सुलझे हुए फैसले के बाद घर में कुछ दिन तक एक अजीब सी खामोशी छाई रही। यशोदा देवी ने स्वाति का लाया हुआ प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन उनके दिल से वो खटास पूरी तरह मिटी नहीं थी। जेठानी की देखभाल के लिए स्वाति ने अपने पैसों से एक घरेलू सहायिका रख दी थी, जिससे घर का काम आसान हो गया। पर रिश्तों में आई दूरी अभी भी साफ दिखती थी। कुछ महीनों बाद जेठानी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन खुशी के इस पल में अचानक एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। अजय की कंपनी में अचानक मंदी आ गई और कंपनी ने कई कर्मचारियों के साथ अजय की सैलरी में भी 40% की कटौती कर दी। अजय पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर के बढ़ते खर्च, नवजात बच्चे की दवाइयाँ और ऊपर से मकान की EMI। अजय बुरी तरह तनाव में आ गया। वह रात भर जागकर हिसाब लगाता, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही थी। यशोदा देवी भी बेटे की यह हालत देखकर परेशान रहने लगी। एक शाम जब अजय अकेले कमरे में माथा पकड़कर बैठा था, स्वाति उसके पास आई। उसने बिना कुछ कहे एक लिफाफा अजय के सामने रख दिया। अजय ने हैरान होकर पूछा, यह क्या है स्वाति? स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी पिछले 3 सालों की बचत है और घबराओ मत, मेरी बैंक की नौकरी बिल्कुल सुरक्षित है। इस महीने से घर की EMI और सारे बड़े खर्चे मैं संभालूंगी। तुम्हारी सैलरी का जो हिस्सा कट गया है उसकी भरपाई मेरी कमाई से हो जाएगी। अजय ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। उसे याद आया कि कैसे कुछ महीने पहले उसने इसी नौकरी को छोड़ने के लिए स्वाति पर दबाव बनाया था। उसने स्वाति का हाथ थाम लिया और भारी आवाज़ में बोला, मुझे माफ़ कर दो स्वाति, अगर उस दिन तुमने मेरी बात मानकर नौकरी छोड़ दी होती तो आज हमारा परिवार किस हाल में होता, मैं सोच भी नहीं सकता। कमरे के बाहर खड़ी यशोदा देवी ने दोनों की बातें सुन ली थी। वह धीरे से कमरे के अंदर आई। उनके चेहरे पर आज कोई गुस्सा या कड़वाहट नहीं थी, बल्कि एक गहरा एहसास था। उन्होंने स्वाति के सिर पर हाथ रखा और आंखें नम करके बोली, बहू, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं जिसे तुम्हारी बगावत समझ रही थी वह असल में तुम्हारी समझदारी और दूरदर्शिता थी। औरत का स्वावलंबी होना सिर्फ उसकी पहचान नहीं, बल्कि आड़े वक्त में पूरे परिवार की ढाल बनता है। मुझे माफ़ कर दे बेटा। स्वाति ने सास को गले लगा लिया। घर की वह कड़वाहट हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। आज स्वाति सिर्फ इस घर की बहू नहीं थी, बल्कि परिवार की एक ऐसी मजबूत नींव बन चुकी थी जिसकी काबिलियत और आत्मसम्मान का लोहा पूरा परिवार मान रहा था।
समय का पहिया बीतता गया और इस घटना ने पूरे घर के नज़रिए को बदल कर रख दिया। अब यशोदा देवी न केवल स्वाति के काम का सम्मान करती थी, बल्कि जब भी स्वाति दफ्तर से थक कर लौटती तो वह खुद उसके लिए गर्म चाय बनाकर लाती। कुछ सालों बाद अजय ने स्वाति के सहयोग और अपनी कड़ी मेहनत से अपनी कंपनी में पुरानी स्थिति हासिल कर ली और पदोन्नति भी पाई। लेकिन असली मोड़ तब आया जब अजय की छोटी बहन पूजा की शादी की बातचीत शुरू हुई। पूजा की शादी एक बेहद प्रतिष्ठित परिवार में तय हो रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सगाई से ठीक 2 दिन पहले लड़के वालों ने दबे छिपे शब्दों में एक बड़ी गाड़ी की मांग रख दी। अजय और यशोदा देवी सन्न रह गए। शादी की तैयारियां आधी से ज़्यादा हो चुकी थी और इस वक्त मना करने का मतलब था पूजा का रिश्ता टूटना और समाज में बदनामी। अजय ने मजबूरी में कुछ रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सही वक्त पर मदद नहीं की। घर में एक बार फिर चिंता और मायूसी का सन्नाटा पसर गया। पूजा अपने कमरे में रो रही थी और यशोदा देवी लाचार होकर बैठी थी। तब स्वाति आगे आई। उसने अजय को शांत कराया और सीधे लड़के वालों के घर जाने का फैसला किया। स्वाति, अजय और यशोदा देवी लड़के वालों के घर पहुँचे। स्वाति ने बेहद निडर और सम्मानजनक लहजे में लड़के के माता पिता से बात की। अंकल जी, आज के ज़माने में बेटियां किसी से कम नहीं हैं। आपकी होने वाली बहू पूजा पढ़ी लिखी है और खुद कमा सकती है। अगर आप शादी की शुरुआत ही एक गाड़ी की बांध से करेंगे तो आप अपनी बहू को नहीं बल्कि एक सौदे को घर ले जा रहे हैं। मेरे परिवार ने पूजा को स्वाभिमानी बनाया है, लाचार नहीं। स्वाति का आत्मविश्वास और उसकी बातें सुनकर लड़के वाले पानी पानी हो गए। लड़के ने भी अपनी गलती मानी और अपने माता पिता को समझाते हुए बिना किसी मांग के शादी के लिए साफ हाँ कह दी। जब सब घर लौटे तो पूजा ने स्वाति के पैर छू लिए और रोते हुए कहा, भाभी, अगर आज आप मेरी ढाल बनकर न खड़ी होती तो शायद मैं जिंदगी भर खुद को बोझ मानती। मुझे भी आपकी तरह बनना है, आत्मनिर्भर और मजबूत। यशोदा देवी ने सीना चौड़ा करके स्वाति से कहा, आज मुझे समझ आया स्वाति, जब घर की बहू बेटियां अपने पैरों पर खड़ी होती हैं तो वे सिर्फ घर नहीं चलाती बल्कि पूरे परिवार का सिर समाज में ऊंचा रखती हैं। आज स्वाति ने न केवल एक सफल बैंकर थी बल्कि अपने परिवार की मार्गदर्शक और प्रेरणा बन चुकी थी। उसने यह साबित कर दिया था कि एक औरत जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है तो वह पूरे समाज का नज़रिया बदलने की ताकत रखती है। पूजा की शादी धूमधाम से बिना किसी दहेज या अनुचित मांग के संपन्न हो गई। शादी के बाद पूजा जब अपने ससुराल गई तो स्वाति की दी हुई सीख और प्रेरणा उसके साथ थी। उसने भी शादी के बाद अपनी पढ़ाई और नौकरी जारी रखी और अपने नए घर में एक मजबूत पहचान बनाई। इधर घर में सब कुछ शांत और खुशहाल चल रहा था। एक दिन स्वाति दफ्तर से घर लौटी
तो उसने देखा कि अजय और यशोदा देवी बैठक में कुछ पुराने कागजात लेकर गंभीर चर्चा कर रहे थे। स्वाति को देखते ही यशोदा देवी के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। आओ स्वाति, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे, यशोदा देवी ने प्यार से कहा। स्वाति ने मुस्कुराते हुए पूछा, मेरी बात? क्या हुआ माँ जी? अजय ने स्वाति के हाथ में एक फाइल थमाई। स्वाति ने देखा तो वह शहर के पास बन रही एक नई रेजिडेंशियल सोसाइटी के फ्लैट के कागजात थे। अजय ने कहा, स्वाति, हम काफ़ी समय से एक बड़ा घर लेने की सोच रहे थे। आज जब बिल्डर के पास बुकिंग के लिए गया तो माँ ने एक शर्त रखी। स्वाति ने सास की तरफ देखा। यशोदा देवी ने स्वाति का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, बहू, जब तुमने इस घर में अपने हक और पहचान के लिए आवाज़ उठाई थी तब मुझे लगा था कि तुम घर तोड़ रही हो, लेकिन समय ने सिखाया कि तुमने इस घर को जोड़ा है। यह नया घर जो हम ले रहे हैं, इसकी पहली मालकिन तुम होगी। यह घर अजय के साथ साथ तुम्हारे नाम पर भी रजिस्टर होगा। स्वाति यह सुनकर भावुक हो गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कभी किसी संपत्ति या अधिकार की चाह में अपनी नौकरी या पहचान की लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि सिर्फ बराबरी और सम्मान की मांग की थी। आज वही सम्मान उसे बिना मांगे पूरे परिवार के प्यार के साथ मिल रहा था। स्वाति ने नम आँखों से कहा, माँ जी, नाम किसी का भी हो, घर तो हम सबका है। यशोदा देवी ने स्वाति को गले से लगाते हुए कहा, नहीं स्वाति, यह सिर्फ एक घर के कागजात पर नाम नहीं है, यह इस बात का प्रतीक है कि इस घर की असली नींव तुम्हारा स्वाभिमान और समझदारी है। वर्षों पहले जो बगावत स्वाति ने अपनी पहचान बचाने के लिए शुरू की थी, आज वह बगावत नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए एक क्रांति और सम्मान बन चुकी थी। स्वाति ने यह साबित कर दिया था कि जब एक स्त्री अपने स्वाभिमान से समझौता किए बिना सही राह पर चलती है तो पूरा परिवार उसके साथ खड़े होने पर मजबूर और गर्व महसूस करता है। नए घर में गृह प्रवेश का दिन आ गया। पूरा घर गेंदों और फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ था। रिश्तेदारों और पड़ोसियों का आना जाना लगा हुआ था। पूजा के समय पंडित जी ने पूछा, गृह प्रवेश की पहली पूजा कौन करेगा? यशोदा देवी ने बिना एक पल की देरी के कहा, पंडित जी, इस घर की पूजा स्वाति और अजय मिलकर करेंगे और मुख्य कलश स्वाति ही उठाएगी। वहाँ मौजूद कुछ पुराने ख्याल के रिश्तेदारों ने देवी जुबान में फुसफुसाहट शुरू कर दी। एक रिश्तेदार ने सास के कान में कहा, यशोदा, बड़ी बहू नौकरी पेशा है, दिन भर बाहर रहती है। घर के पूजा पाठ और नींव का श्रेय पूरी तरह बहू को देना ठीक है क्या? यशोदा देवी ने सबकी आवाज़ सुनते ही मुस्कुराकर बेहद स्पष्ट लहजे में कहा, जब इस घर को आर्थिक और मानसिक संकट से उबारने की बात आई थी तब स्वाति की कमाई और उसकी हिम्मत ही इस घर की असली नींव बनी थी। अगर कोई स्त्री संकट के समय घर की ढाल बन सकती है तो नए घर के सुखी जीवन का पहला अधिकार भी उसी का है। रिश्तेदारों का मुंह बंद हो गया। स्वाति ने सास के पैरों को छुआ तो यशोदा देवी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया।
पूजा संपन्न होने के बाद शाम को स्वाति अपने नए घर की बालकनी में खड़ी थी। हल्की हवा चल रही थी और शहर की रोशनी चमक रही थी। अजय उसके पास आया और उसने 2 कप चाय स्वाति की तरफ बढ़ाई। क्या सोच रही हो स्वाति? अजय ने पूछा। स्वाति ने चाय की चुस्की ली और एक गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराई। मैं सोच रही हूँ अजय कि सफ़र कितना लंबा और अलग रहा। जब मैंने अपनी नौकरी और स्वाभिमान के लिए ना कहा था तब मुझे डर था कि कहीं मैं अकेली ना पड़ जाऊं। लेकिन आज समझ आया कि सही बात के लिए स्टैंड लेना परिवार को तोड़ता नहीं बल्कि उसे सही रास्ते पर लाता है। अजय ने स्वाति का हाथ थामते हुए कहा, तुमने सिर्फ अपना हक नहीं मांगा स्वाति, तुमने हम सबको यह सिखाया कि एक स्त्री का सशक्त होना परिवार का बिखराव नहीं, उसकी सबसे बड़ी मजबूती है। उसी वक्त छोटी पूजा भी अपनी गोद में अपनी नन्ही बच्ची को लिए बालकनी में आई और बोली, भाभी मेरी बेटी जब बड़ी होगी तो मैं उसे आपकी कहानी सुनाऊंगी ताकि वह भी जान सके कि अपने स्वाभिमान से समझौता किए बिना अपनों का दिल कैसे जीता जाता है। स्वाति ने नन्ही बच्ची को अपनी गोद में लिया। उस पल स्वाति को महसूस हुआ कि उसकी लड़ाई सिर्फ उसकी अपनी नौकरी या पैसों की नहीं थी, यह आने वाली हर पीढ़ी की उस बेटी के लिए थी जो सम्मान और बराबरी के साथ जीना चाहती है। अब उस घर में सिर्फ एक परिवार नहीं रहता था बल्कि एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान, विश्वास और बराबरी की नींव बसती थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानी आप लोगों तक पहले ही पहुंचती रहें।